हेलो मानवा बडीज़, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त मानवा एपिसोड में। आज मैं शुरू करने वाली हूँ एक नए कहानी को जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इस मानवा का नाम है सेविंग माय स्वीट हार्ट और ये है इस मानवा का पार्ट 1। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी शादी से 2 दिन पहले मैं अपनी माँ से रोई कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। इसके जवाब में उन्होंने मुझ पर गर्म चाय फेंक दिया। ऐसे चीट होने की मुझे आदत सी पड़ चुकी थी, लेकिन उन्हें वहाँ से जाता देखना, मुझे ऐसे बेरहमी से एक ऐसे आदमी के साथ शादी करने का ऑर्डर करने के बाद जो कि मुझे मार भी सकता है, मैं तभी बस एक ही चीज़ कर सकती थी, अपने घायल हाथ को पकड़ कर रोना। द ग्रेट सेवियर जोसेफिना मेरी माँ दी होली एम्पायर की एक लौती फीमेल सेंट थी। वो सभी के लिए पूजनीय थी और उन्हें डॉटर ऑफ गॉड के रूप में माना जाता था, जिसने पूरे एम्पायर को तब बचाया जब वो पतन के कगार पर था। लेकिन बस मैं ही एक ऐसी इंसान थी जो उन्हें उस तरह से नहीं देखती। जोसेफिना मेरी अपनी माँ मुझे बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देती, मुझे मारती। उनको लगता था कि मेरी वजह से उनकी होली पावर्स कम हो रही है। उन्होंने तो मेरे ही सामने ये तक कहा कि वो चाहती है कि मैं मर जाऊँ। अगर मैं मर गई तो क्या पता कहीं उनके पावर्स भी वापस ना आ जाए। मुझे जन्म देने के बाद मेरी माँ के होली पावर्स घटने लगे। ये सोच के उनकी पावर्स मेरी वजह से घटे हैं, वो मुझे अब्यूज़ करने लगी और इन सब के ऊपर मेरा बड़ा भाई भी अपनी नज़रें इन सब से फेर लेता। उस कुत्ती की वजह से मेरी सारी पावर्स दिन ब दिन घट रहे हैं। अब क्यों उसकी शादी कराकर उसको यहाँ से कहीं दूर नहीं भेज देती? शादी? मैं क्यों चाहूँगी कि वो कमीनी कभी खुश हो? तो क्यों ना उसकी शादी किंग डिट्रियन से कर दिया जाए। सारे लोगों में से वो ज़रूर लेटिशिया को सबसे ज़्यादा नफरत करता है। दरवाजे के पीछे छुपकर हमारी फीमेल लीड लेटिशिया अपनी माँ और भाई के बीच हुई सारी बातों को सुन लेती है। जेनोस राज्य का राजा किंग डेट्रियन 7 साल पहले उसकी माँ ने उसकी पूरी परिवार को मार दिया था। उसका भाई ज़रूर से ही सही है, उसकी माँ की वजह से डिट्रियन उससे काफ़ी नफरत करता होगा। अगर उसको लेटिशिया से शादी करने का ऑर्डर मिला तो वो ज़रूर पागल हो जाएगा और किसको पता, हो सकता है वो खुद ही लेटिशिया को मार उनका काम आसान कर दे। जोसेफिना कहती है कि अगर उसने सच में लेटिशिया को मार दिया तो उसी बहाने वो डिटेन को पनिश भी कर सकती है। ये तो एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा हुआ। जैसे ही मेरी माँ ने फैसला ले लिया, शादी की तैयारियां बहुत ही जल्द ही शुरू होने लगी। शादी के तोहफे के रूप में मेरी माँ ने मुझ पर एक श्राप डाल दिया। तू कभी खुश रहे, ये सोचकर भी मुझे घिन आती है, इसलिए मैं तुझे एक शादी का तोहफा देती हूँ। ये श्राप तुझे टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ देगा। अगर 6 महीने के अंदर तूने डिट्रेन को नहीं मारा तो तू यहाँ से चली भी जाए तो भी तू कभी मुझसे आज़ाद नहीं हो पाएगी। हमारी शादी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। इसके बावजूद हमारा प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया। क्या मेरा इतना खुश होना सही है? लेकिन अंत में मैं अपनी माँ का दिया श्राप को नहीं तोड़ पाई। मैं उस जेंटल काइंड आदमी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। बस अगर मैं किसी तरह वक्त को पीछे कर सकती तो मैं उसे बचाने को कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने बार बार प्रे करा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक बहुत ही जाना सा सेटिंग में थी। मैं वो शादी का जोड़ा, वो गुलदस्ता और वो दीवार में लगी पेंटिंग सबको पहचानती थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा मुझे याद था। क्या मैं वापस वक्त में चली जा चुकी हूँ उन सब चीज़ों की शुरुआत में? लेटिशिया अपने हाथों को देखती है। वहाँ वही जलने का निशान है जो शादी के 2 दिन पहले उसकी माँ ने उसको दिया था। ये देख उसको समझ आ जाता है कि वो सच में वक्त में वापस जा चुकी है। वो हाथ जोड़ भगवान को थैंक यू कहती है। मेरे प्यारे पति, थैंक यू सो सो मच भगवान जी, मुझे उनको बचाने का एक मौका देने के लिए। वो सोचती है, डिट्रियन, इस बारी मैं तुम्हें किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करूँगी। फिर हम देखते हैं लेटिशिया के पास में वापस आने के 1 महीने पहले जेनोस की प्रिंसिपैलिटी में लोग काफ़ी गुस्सा है कि जोसेफिना की बेटी की शादी डिट्रियन से कराया जाने की बात हो रही है। आखिर वो अपने राजा से उसकी शादी को लेकर कैसे खुश हो सकते हैं? वही वजह है उनके पिछले एम्पायर और पहले राजकुमार की मौत का। एक वैसी शैतान को वो अपनी रानी के रूप में एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। उनके राज्य में तो सभी उस औरत को ब्लड क्रेज्ड मर्डरर कहकर बुलाते हैं। डिट्रियन बस चुपचाप अपने लोगों की बात सुनता रहता है। लोग ये भी बताते हैं कि जब लेटिशिया बस एक छोटी बच्ची थी तभी उसने अपनी नैनी को जला डाला था और कोई भी मेड उसके पास ज़्यादा देर नहीं टिकती। वो लोग डिट्रियन को ये भी याद दिलाते हैं कि उसकी ही वजह से उनके राज्य के कई नौजवान मारे गए थे। दरअसल कुछ साल पहले होली एम्पायर ने जेनोस को उनके यहाँ पढ़ाई करने को कुछ जवान भेजने को कहा और ये बात जेनोस ने मान लिया। लेकिन उनमें से हर एक लाश बनकर वापस आया। उनके मरे हुए बॉडी में मारपीट के निशान थे और पूछने पर होली एम्पायर वालों ने उनको ये बताया कि लेडी लेटिशिया को गुस्सा दिलाने की वजह से उनको पनिश करा गया।
इतने बच्चों को लाश बनाकर भेजने के बाद होली एम्पायर के पुजारी उल्टा ही जेनोस के लोगों को ये कहते हैं कि क्योंकि उनको मारकर इन सब का हिसाब चुका जा चुका है, लेडी लेटिशिया दया कर जेनोस से और कुछ नहीं मांगने वाली। क्योंकि होली एम्पायर को खुद गॉडेस की पावर का वरदान मिला हुआ है, उन्होंने खुलकर 30 साल तक जेनोस के ऊपर जुल्म किए। वो जवान लड़के तो बस बंदी थे, आखिर उन्होंने ऐसा क्या ही करा होगा कि उनको इस कदर मौत के घाट उतारा गया। इस हादसे के बाद से ही जेनोस के लोगों के दिल में ये बात बैठ जाती है कि सेंट की बेटी इंसान के भेष में एक शैतान है। इन्हीं सारी वजहों से अभी प्रेजेंट में जेनोस के सभी लोग नहीं चाह रहे हैं कि डिट्रियन लेटिशिया से शादी करने को हाँ करे। लेकिन डिट्रियन को पता है कि वो चाहकर भी इस शादी से मना नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने मना कर दिया तो कह नहीं सकते होली एम्पायर उनके साथ क्या करेगा। लेकिन क्या शादी करके भी मैं उस औरत के पास रह सकूंगा, वो औरत जिसने हमारे लोगों को मार डाला, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन की बेटी। डिट्रियन को पता है कि अगर उसने ये शादी नहीं करा तो और भी मासूम लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ेगा, तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए वो ऐलान करता है कि वो इस शादी को लेकर राज़ी है। लोग ये सुन खुश नहीं, वो बार बार डिट्रियन को ऐसा ना करने को कहते हैं। डिट्रियन सोचता है अगर मैं अभी होली पैलेस में जाकर जोसेफिना और उसके बच्चों को अपने ही हाथ से मार डालूं, तो क्या मेरे दिल में रहा ये गुस्सा शांत हो जाएगा। वो अपनी जिम्मेदारियों को याद करता है और सोचता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए जो मेरे लोगों के लिए सबसे अच्छा हो। वो सबको कह देता है कि वो इस शादी को लेकर अपना फैसला नहीं बदलने वाला। अगर मैं खुद की बलि देकर बाकी सबको बचा सकता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं ठीक हूँगा या नहीं। ऐसा सोच डिट्रियन अब लेटिशिया से शादी करने का मन बना लेता है। इसके बाद शादी की तैयारियां करने को 1 महीने बीत जाते हैं। जेनोस से एक डेलीगेशन शादी के लिए होली एम्पायर की ओर बढ़ने को तैयार है। अगर वो शादी के लिए वक्त तक नहीं पहुंचे तो कहा नहीं जा सकता कि सेंट जोसेफिना उनके साथ क्या कर बैठेगी। बहुत ज़्यादा वक्त तो उन लोगों को मनाने को भी लग गया जो इस शादी के खिलाफ थे। उन्हीं लोगों में से एक था बार्नेस नाम का एक नाइट। वो काफ़ी गुस्सा था कि डिट्रियन लेटिशिया से शादी करने वाला है, क्योंकि उसकी ही वजह से उसका भांजा मारा गया था। इसीलिए उसको अपनी महारानी के रूप में देखने के बदले तो बार्नेस वार करने को तैयार है। लेकिन डिट्रियन किसी भी हाल में वार नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि किसी भी मासूम का एक बूंद भी खून बहे। बार्नेस फिर भी खुश नहीं है कि डिट्रियन खुद को बलि का बकरा बनाने जा रहा है, लेकिन डिट्रियन उसे बताता है कि ये तो बस उसका फ़र्ज़ है एक राजा होने के नाते। इसके बाद भी उनके बीच कई सारी आर्गूमेंट्स हुई, जिसके बाद बार्नेस फाइनली डेलीगेशन यानी कि होली एम्पायर में जाने वाले ग्रुप का हिस्सा बनने को मान गया। वो लोग अब जेनस से होली एम्पायर के लिए रवाना होने ही वाले हैं, तभी वहाँ बारिश होने लग जाती है। बार्नेस वहाँ लगे ड्रैगन की मूर्ति को देख कोसता है कि उसने क्यों उनको छोड़ दिया। जेनस राज्य दरअसल एक ड्रैगन के द्वारा बनाया गया राज्य था। ड्रैगन के आशीर्वाद की वजह से जेनस भी किसी वक्त में होली एम्पायर जितना ही ताकतवर हुआ करता था। लेकिन एक दिन ड्रैगन का आशीर्वाद अचानक से गायब हो गया। इसकी वजह से जेनस एक राज्य के तौर पे कमज़ोर होता गया और लोग इसका जिम्मेदार ड्रैगन को मानने लगे। बार्नेस गुस्सा होता है कि अगर उस ड्रैगन ने उनको ऐसे छोड़ा नहीं होता तो उनके राजा को कभी भी उस औरत से शादी नहीं करनी पड़ती। जाते जाते उनको ये भी रियलाइज़ होता है कि उनको साल के इसी वक्त इसलिए बुलाया गया है क्योंकि अभी बारिश बहुत होती है, जिसका मतलब है कि वो सब बीमार पड़ सकते हैं। रास्ता भी काफ़ी बिगड़ जाता है इस वक्त, तो वो वहाँ पहुँचे उससे पहले ही मर भी सकते हैं। होली एम्पायर वाले नहीं चाहते कि जेनोस के लोग वक्त में उनके यहाँ पहुँच जाए। डिट्रियन अपने आदमियों को फिक्र ना करने को कहता है, क्योंकि इस सफ़र के लिए वो अच्छे से तैयार है। होली एम्पायर जैसा चाहता है वैसा वो सब नहीं होने देंगे। वो सब काफ़ी तेज़ी से अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कई बारी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी अच्छी तैयारियों की वजह से कुछ बुरा नहीं होता। बार्नेस खुशी से चिल्लाता है, क्या तुम सब देख रहे हो होली एम्पायर के कमीनों, हम एक भी खरोच के बिना यहाँ आ पहुँचे हैं। तुम सबको लगा होगा कि हम यहाँ आरती में आएंगे, है ना। बार्नेस अच्छे से खुश हो पाता उससे पहले ही उसका पैर गीली मिट्टी में फिसल जाता है और उनकी सफ़र का सबसे बड़ा हादसा ही यही बन जाता है कि पहुंचने से पहले बार्नेस का पैर टूट जाता है। शादी के ठीक 2 दिन पहले वो सब सही सलामत होली एम्पायर में पहुंच जाते हैं, एक इंसान के अलावा। उनके डेलीगेशन का सबसे छोटा इंसान इनोच नाम का लड़का मॉन्स्टर से फाइट करते वक्त जख्मी हो जाता है और उठ तक नहीं पाता। उसकी हालत काफ़ी नाजुक दिखाई देती है। बारिश की वजह से उसका इन्फेक्शन और बढ़ गया है, लेकिन अगर होली एम्पायर में उसका अच्छा इलाज हो सके तो वो मरेगा नहीं।
डिट्रियन इनोज को आराम करने को कहता है और पूछता है कि बार्नेस कहाँ है। इनोज बताता है कि वो टहलने निकला है, भले ही उसका पैर टूटा हुआ है। बार्नेस का कहना है कि अगर वो ज़्यादा चलेगा तो वो जल्दी ठीक होगा। डिट्रियन कहता है कि वो हमेशा की तरह ज़िद्दी है। वो इनोज का बुखार चेक करता है तो उसका बुखार थोड़ा कम हुआ है, डिट्रियन की दी हुई दवा की वजह से। डिट्रियन इनोज को कहता है कि वो लोग जल्द ही पहुंच जाएंगे। उसे यकीन है कि होली एम्पायर पहुंचने पर उनको इनोज के लिए और भी अच्छी दवाई मिल पाएगी। डिट्रियन इनोज को आराम करने छोड़ बाहर निकल ही रहा था कि तभी बार्नेस भी बारिश में भीगते भीगते वहां आ पहुंचता है। बार्नेस दरअसल इनोज के लिए दवा ढूंढने गया था, लेकिन डिटेन देखता है कि वो तो डायरिया की दवाई ले आया है। बार्नेस को पता नहीं था कि क्या दवा लाना है, तो वो सारी किस्म की दवाइयाँ ले आया। उसका मानना है कि अगर वो लोग सारी दवा को मिलाकर इनोज को खिला दे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर काम करेगा। डिटेन उसे समझाता है कि ऐसा करने से उसकी हाल और भी ख़राब हो सकती है। यहाँ बार्नेस डिटेन को बताता है कि दरअसल बार्नेस के जाने से पहले इनोज खून की उल्टियाँ कर रहा था। ये देख बार्नेस बस वहाँ खड़ा देख नहीं पाया। उसे लगा कि उसको कुछ ना कुछ तो करना होगा और इसलिए वो वहाँ से गया था। जब भी बार्नेस इनोज को देखता है तब उसे अपने मरे हुए भांजे की याद आ जाती है जो उस औरत के हाथों मारा गया। वो दोनों तो एक ही उम्र के भी हैं। डिटेन कहता है कि इनोज बार्नेस का भांजा नहीं है, वो लोग उसे मरने नहीं देंगे। बार्नेस कहता है कि कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता, आखिर उसने भी कभी सोचा तक नहीं था कि उसका भांजा उस तरह मर जाएगा। डिटेन कहता है कि जब वो पहुंच जाएंगे तो वो गेट से डॉक्टर को बुला लेगा और हो सकता है कि वहाँ के पुजारी उसे हील तक कर दे, लेकिन बार्नेस को नहीं लगता कि वो लोग वैसा कुछ करेंगे। डिट्रियन कहता है कि कल से एक दिन बाद ही वो ग्रेट सेवियर जोसेफिना का दामाद बनने वाला है, तो शायद उनके लिए वो उतना तो कर ही देंगे। जब वो लोग होली एम्पायर के गेट में पहुंचते हैं तब उनको लगता है कि उनका सफ़र खत्म हो गया, लेकिन उनको नहीं पता था कि उन सब को गेट से अंदर जाने को रोक दिया जाएगा। बस इतना ही नहीं, होली एम्पायर वाले इनोज के लिए बाहर डॉक्टर भेजने को तक मना कर देते हैं, जिसकी वजह से बार्नेस काफ़ी गुस्सा होता है। बार्नेस गुस्से से गेट्स में मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डिट्रियन कुछ कह तो नहीं रहा, लेकिन वो भी काफ़ी नाखुश है। उसको पता था कि वो लोग उनके लिए चीज़ें आसान तो नहीं बनाने वाले, लेकिन अभी जो हो रहा है उसका अंदाज़ा वो कभी लगा नहीं पाता। होली एम्पायर वालों को पता है कि इनोज को इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने उनको खबर दे दिया था कि इनोज मौत की कगार पर है, लेकिन फिर भी वो सब अपनी जगह से हिल तक नहीं रहे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था ऐसा ट्रीटमेंट डिज़र्व करने को। आखिर सेंट सोच क्या रही है? क्या उसको परवाह नहीं कि उसकी बेटी के साथ क्या होगा? बस 2 दिन में ही वो मेरी पत्नी बनने वाली है। अगर वो सच में इस शादी को करवाना चाहती है, तो फिर मुझे गुस्सा दिलाकर उसको क्या हासिल होगा? क्या होगा अगर मैं अपना आपा खो दूँ और लेटिशिया को अपने ही हाथों मार डालूँ? डिट्रेन जानता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसे पता है कि जोसेफिना भी ये बात अच्छे से जानती है। उसे पता है कि डिट्रेन उसकी बेटी के सर का एक बाल तक नहीं छुपाएगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो होली किंगडम पूरे जनस राज्य को जलाकर मिटा देगा। भले ही अभी डिट्रेन काफ़ी गुस्सा है, उसके पास चुपचाप सब सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद एक दिन बीत जाता है, बारिश रुक जाती है और आसमान फिर से नीले रंग से भर जाता है। फाइनली होली एम्पायर के गेट खुलते हैं और 2 पुजारी आकर उनको बताते हैं कि वो सेंट जोसेफिना का मैसेज उनके लिए लाए हैं। वो कहते हैं कि होली एम्पायर ने कई पहले से ही बेसब्री से उनके आने की तैयारियां की है, लेकिन जेनस की डेलीगेशन से उनको वही एफर्ट्स देखने नहीं मिला। डिट्रियन भले ही जेनस का राजा है और ये लोग बस यहाँ के पुजारी है, जेनस और होली एम्पायर का पावर गैप इतना ज़्यादा है कि वो इनके सामने तक घुटने टेक माफ़ी मांग रहा है। ये शादी एक पवित्र शादी है जो कि उनके 2 राज्य को एक बनाएगा, इसीलिए कई सारे हैं जो इसके खिलाफ है। लेकिन द ग्रेट सेवियर इतनी दयालु है, उनका दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने एक आखिरी मौका दिया है डिट्रियन को उनकी बेटी के काबिल होने का खुद को प्रूव करने को। पुजारी कहते हैं कि इसलिए जैसा पहले कहा गया था शादी वैसे ही आगे बढ़ेगी, राजा को अंदर लाया जाए। डिट्रियन ये सुन पूछता है कि क्या अब वो लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन पुजारी कहते हैं क्या हमारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थे, अंदर बस जनोस का राजा ही आ सकता है। ये सुन डिट्रियन काफ़ी शॉक्ड होता है, उसे तो यकीन तक नहीं होता। वो सोचता है कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। डिट्रियन पूछता है कि क्या वो कहना चाह रहे हैं कि डिट्रियन को अपने आदमी यही छोड़ अकेले अंदर जाना होगा। पुजारी कहते हैं कि हाँ, वो तो ये तक कहते हैं कि हम कभी भी इन घिनौने गार्ड्स को अंदर आने नहीं देंगे। पता नहीं इनमें कैसी कैसी बीमारियां होंगी, क्योंकि ये लोग हमारे पवित्र ज़मीन को मैला कर सकते हैं, तो बस राजा ही अंदर आ सकता है।
डिट्रियन कहता है कि ये मुमकिन नहीं, वो अपने आदमियों को पीछे छोड़ नहीं सकता। पुजारी कहते हैं कि हम नहीं कह रहे कि तुम हमेशा के लिए इनको छोड़ दो, जब शादी खत्म हो जाए तो तुम इनके साथ वापस अपने राज्य जा सकते हो। डिट्रियन उनको बताता है कि उनमें से एक बहुत बुरी तरह से जख्मी है, शादी खत्म होने तक वो जिंदा नहीं रहेगा। डिट्रियन बस चाहता है कि उस एक को अंदर जाकर इलाज मिल सके, लेकिन पुजारी उसको यही रोक लेता है। वो कहता है, बस हो गया तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम सेंट के ऑर्डर के खिलाफ जाओ। ऐसा कहते वक्त उस पुजारी के चेहरे पर डिट्रियन के लिए नफरत साफ साफ दिखाई देता है। वो कहता है, तुमको यहाँ तुम्हारी औकात याद दिलाने क्या तुम्हारे लोगों को मरना ही पड़ेगा। डिट्रियन अपने लोगों को देखता है। बार्नेस ये सुन काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन एक दूसरा नाइट उसको रोक लेता है। डिट्रियन ज़मीन में गिर अपना सर पटकते हुए माफ़ी मांगता है और उनको उसके आदमियों को कुछ ना करने को कहता है। वो कहता है, सारी गलती बस मेरी है, मुझे मेरी रूडनेस के लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मेरी शादी के बाद मैं अपने किए की भरपाई करूँगा। मैं ग्रेट सेवियर का कोई भी पनिशमेंट हो वो एक्सेप्ट करूँगा। हम देखते हैं कि डिट्रियन के माथे से खून बह रहा है। डिट्रियन याद करता है, 7 साल पहले मेरे पिता भी बिल्कुल ऐसे ही परिस्थिति में थे। क्या उनको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा? ये मिजरी नहीं, बाबा हमारे लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वो कहता है कि वो कोई भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन वो इस जगह से तब तक नहीं हिलेगा जब तक वो लोग एक डॉक्टर को बाहर ना भेजे। वो कहता है कि बस इस बारी वो दया की भीख मांगता है। वो पुजारी कहता है, लगता है तुम्हें समझाया नहीं जा सकता। चलो ग्रेट सेवियर को जाकर बताते हैं कि जेनोस के राजा ने शादी से इनकार कर दिया है। वो लोग फिर वहाँ से पैलेस के अंदर चले जाते हैं और एक बारी फिर उनकी मुंह में ही पैलेस के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जो भी सब हुआ, अपने राजा को उन पुजारियों से ऐसे ह्यूमिलेट होता देख बार्नेस काफ़ी गुस्सा है और वो उन सबको मार डालना चाहता है, लेकिन डिट्रियन उसको कसकर पकड़ता है और गुस्से से कहता है, अपनी आवाज़ नीचे करो बार्नेस, क्या तुम हम सबको मरवाना चाहते हो? इनोच हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बार्नेस अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर पाते हुए रो पड़ता है। एक दूसरा बंदा आकर डिट्रियन के सर को ट्रीट करने की बात करता है, लेकिन डिट्रियन कहता है कि उनके पास इसके लिए वक्त नहीं है। वो पूछता है कि इनोच कैसा है, तो बताया जाता है कि वो अब भी होश में नहीं है। डिट्रियन ने सुना था कि 7 साल पहले जब उसके बाबा अपनी घुटनों में झुककर रहम की भीख मांग रहे थे, तब भी मौसम ऐसा ही था। डिट्रियन ठान लेता है कि वो कैसे भी कर इनोच को बचा कर रहेगा। डिट्रियन अपने लोगों को आसपास के गांव में जाकर डॉक्टर ढूंढने का हुक्म देता है, लेकिन ऐसा करते वक्त वो होशियार रहे ताकि होली एम्पायर के गार्ड से वो पकड़े ना जाए। भले ही उनका ये तलाश कामयाब रहा, उनके ढूंढे डॉक्टर ने उनको जो दिया था वो कोई दवा नहीं बल्कि एक जहर था। इनोज की हालत, जो उसकी जख्म की वजह से पहले से ही बुरी थी, उस जहर के खाने के बाद और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। जब उन सबको पता चलता है कि इन सब के पीछे भी वही चुड़ैल लेटिशिया का हाथ है, उनकी उसके लिए नफरत और गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेटिशिया याद करती है कि उसकी पिछली ज़िंदगी में शादी के दिन उसकी माँ ने उसे एक ऑर्डर दिया था। जोसेफिना ने लेटिशिया को उसके कहने तक उसके कमरे से बाहर ना जाने को कहा होता है। अगर लेटिशिया उसकी बात ना माने तो उसको पता है कि उसका अंजाम क्या होगा। ठंड, भूख और स्ट्रेस से भरकर लेटिशिया उसी कमरे के अंधेरे में चुपचाप बैठी रही। उस कमरे का दरवाज़ा खुला ही छोड़ा गया था, लेकिन अपनी माँ के डर से वो बाहर नहीं निकली। उस अंधेरे कमरे में लेटिशिया पागल होने लगी, क्योंकि उसे 3 दिन तक उसी कमरे में बस अपनी सांसें और धड़कनें सुन बैठे रहना पड़ा। 3 दिन के बाद वो दरवाज़ा पीटते हुए अपनी माँ से उसे बाहर निकालने को कहने लगी। वो काफ़ी डेस्परेटली भीख मांगने लगी। जैसे ही वो बेहोश होने ही वाली थी, उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। जोसेफिना आती है और कहती है, लेटिशिया, क्या तुझे लगता है कि तू अगर बाहर आई तो तेरे लिए चीज़ें अभी आसान हो जाएंगी? बाहर जो तेरा इंतज़ार कर रहा है वो तेरे लिए एक बुरे सपने जितना भयंकर है। पता है, जेनोस का डेलीगेशन तुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। वो सब तुझे मारना चाहते हैं और ये सब मैंने करा। ये सब उसकी माँ का रचाया खेल था। उससे पहले भी उसकी माँ ने जेनस से आए लड़कों की मौत का इल्ज़ाम उसके सर कर दिया था। इस बारी भी उसकी माँ ने इनोज की मौत का इल्ज़ाम उसके सर पटक दिया ताकि डिट्रियन को उसको मारने का मन हो। उसकी माँ की वजह से डेलीगेशन का हर एक आदमी लेटिशिया से बेहद नफरत करता था, एक के अलावा। डिट्रियन वो अकेला इंसान था जो लेटिशिया को नफरत नहीं करता था। भले ही काफ़ी वक्त बीत चुका है, लेटिशिया को वो पल याद है जब वो दोनों पहली बार मिले थे। लेटिशिया ने डिट्रियन के ऊपर वाइन फेंका था, उससे उसके करीब ना आने को कहते हुए। ये देख वहाँ खड़ी जोसेफिना डिट्रियन के ऊपर हंसने लगती है। लेटिशिया के ऐसे करने पर भी डिट्रियन कहता है कि लगता है उसने लेटिशिया को नाराज़ करा है, और उल्टा ही वो लेटिशिया से माफ़ी भी मांगता है।
लेटिशिया को लगा था कि डिट्रियन बस काइंड होने का नाटक कर रहा है ताकि लेटिशिया अपना गार्ड डाउन करे, लेकिन उसके इस शक के बावजूद डिट्रियन हमेशा उसकी और काइंड और केयरिंग रहा। डिट्रियन ने अपने लोगों से भी कहा कि लेटिशिया उसकी पत्नी बनने वाले हैं। अगर किसी ने उसके साथ बुरा सलूक किया तो वो उनको माफ़ नहीं करेगा। लेटिशिया को समझ नहीं आया कि डिट्रियन उसकी और इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और इसकी वजह से उसका डर और बढ़ गया। वो सोचने लगी कि जब वो जेनस पहुंच जाएंगे तब डिट्रियन अपने असली रंग दिखाएगा। डिट्रियन को भी सबकी तरह लगता होगा कि लेटिशिया ही उसके आदमियों की मौत की जिम्मेदार है। उसके पास लेटिशिया की और अच्छे होने की कोई वजह नहीं है। जेनस जाते वक्त भी लेटिशिया का ये शक बना रहा, लेकिन तब रेगिस्तान में एक हादसा हुआ। लेटिशिया फिर से डिट्रियन को उसके करीब ना आने को कहती है। उसके हाथ में एक पत्थर है जिसे वो कसकर पकड़े हुए है एक हथियार के रूप में। उसके हाथ कांप रहे हैं और डिट्रियन के गाल की चोट से हम समझ सकते हैं कि वो ऑलरेडी उस पर हमला कर चुकी है एक बारी। डिट्रियन कहता है कि वो बस लेटिशिया के घाव को देखना चाहता है। लेटिशिया फिर भी मना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी डिट्रियन उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है। ये देख लेटिशिया काफ़ी डर जाती है। वो सोचती है कि शायद डिट्रियन गुस्सा है कि उसने उसके चेहरे पर वैसा घाव बना दिया। उसे लगता है कि डिट्रियन उसकी जान लेने वाला है। लेटिशिया डर के मारे पीछे जाने लगती है और ऐसा करते हुए उसके पैरों में भी चोट लग जाती है। डिट्रियन उसको पकड़ लेता है। वो काफ़ी जंटल तरीके से लेटिशिया को पकड़ता है और उसके जख्मी पैर को अपने हाथों में लिए रेत को पोंछता है। शायद वही वजह थी कि लेटिशिया उसके बाद डिट्रियन को खुद से दूर नहीं ढकेल पाई। डिट्रियन कहता है कि उसको परवाह नहीं कि लेटिशिया उसके साथ क्या करती है। इनफैक्ट वो जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन डिट्रियन नहीं चाहता कि लेटिशिया को किसी भी तरह की चोट पहुंचे। जब डिट्रियन ऐसा कह रहा था तब लेटिशिया के दिए जख्म से खून बह रहा था। अभी प्रेजेंट लाइफ में लेटिशिया हाथ जोड़ भगवान को थैंक यू करती है, उसे डिट्रियन को बचाने का मौका देने के लिए। उसे नहीं पता कि वो फिर से वापस कैसे आ गई, लेकिन फ्यूचर बदलने को उसको जो ये मौका मिला है वो इसे जाने नहीं देगी। वो अपने सामान में कुछ ढूंढने लगती है। वो जानती है कि इसी वक्त के आसपास इनोच बहुत बीमार है और मरने वाला है। अगर वो कुछ नहीं कर पाई तो अब से 3 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। लेटिशिया को पुजारी के कपड़े मिल जाते हैं। इसको पहन वो अच्छे से घूम फिर पाएगी। वो खुद को कहती है कि वो ये कर सकती है। वो अकेली ऐसी इंसान है जो अभी इनोज की जान बचा सकती है। सबसे पहले उसे उस जहर का एंटीडोट ढूंढना होगा। डरते हुए आसपास देखते हुए वो अपने कमरे से बाहर निकलती है। वो आसपास देखते सोचती है कि उसकी पिछली ज़िंदगी में वो 3 दिन तक इस कमरे में थी और कोई भी उसे देखने नहीं आया था। उसे पता है कि अभी इस वक्त उसकी माँ बिजी है तरीके ढूंढने को कि कैसे जेनस के डेलीगेशन को लेटिशिया से नफरत कराया जाए। और होता भी ऐसा ही है। उधर जोसेफिना शादी को पोस्टपोन करने को कह रही है, ये बताकर कि लेटिशिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और वो शादी करने से मना कर रही है। लेटिशिया को पता है कि इनोज को दिए जहर का एंटीडोट दवाई की स्टोर रूम में है, जिसे कि उनके पुजारी मैनेज करते हैं। उसे डर बस इस बात की है कि कहीं वहां जाते वक्त रास्ते में कोई उसको पहचान ना ले। वो सोचती है कि वो सीक्रेट आर्टिफैक्ट्स के कमरे में जाएगी। उस कमरे में उन पुरानी आर्टिफैक्ट्स को रखा गया है जिन्होंने अपने पावर्स खो दिए हैं। क्योंकि उस कमरे में रखी चीज़ें किसी काम के नहीं है, वहाँ कोई भी पहरेदार नहीं होगा। लेटिशिया को ये सारी बातें बस तब जाकर पता चला जब उसकी पिछली ज़िंदगी में जेनोस पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अपनी पिछली ज़िंदगी में लेटिशिया डिट्रियन को मार नहीं पाई, तो वो बस अपने बिस्तर में सोते हुए अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। उसकी माँ के दिए शाप का वक्त ख़त्म होने को था। तभी होली एम्पायर ने अचानक जेनोस के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने जेनोस के लोगों को काफ़ी बेरहमी से मारा और फिर उसके बाद महल में घुस गए। डिट्रियन और उसके आदमी ने काफ़ी बहादुरी से जंग लड़ा अपनी राज्य को बचाने के लिए, लेकिन अंत में वो लोग जेनोस को बचा नहीं पाए। जब लेटिशिया अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी तब उसे अपना श्राप उसे छोड़ते हुए महसूस हुआ, क्योंकि डिट्रियन जंग में मारा गया था। इसके बाद लेटिशिया को फिर से होली एम्पायर में घसीट कर ले जाया गया और उसे वहाँ के महल में बंदी बनाया गया। सब लोग उसके खिलाफ हो गए और उसे एक मॉन्स्टर का खिताब दिया गया जिसने अपनी खुद की माँ और अपनी जन्मभूमि को धोखा दिया। हर कोई उससे इस कदर नफरत करता था कि उसके घाव का इलाज करने को भी उसके साथ कोई नहीं था। लेटिशिया को वो जगह तब मिली जब वो अपने घाव पर मलहम लगाने को दवाई ढूंढ रही थी। वो प्रेजेंट में भी उस जगह पहुंच जाती है जहां पुराने आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। उसे वहां की चाबी भी मिल जाती है और वो काफ़ी खुश होती है। वो वहां का दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है। वहां अंदर काफ़ी धूल होता है।
वो जानती है कि यही कहीं एक बक्सा है जो जड़ी बूटियों की शक्ति बढ़ा देती है और उसके अंदर भी कुछ जड़ी बूटियाँ भी होंगे। वो उस बक्से को ढूंढने लगती है और कुछ ही देर में उसे वो मिल भी जाता है। अंदर कुछ जड़ी बूटी भी होते हैं। भले ही इस बक्से ने अपनी ताकत गंवा दी है, लेकिन उसके अंदर रहे जड़ी बूटी अभी भी काम के हैं। वो उस जड़ी बूटी को चेक करने को थोड़ा-सा खुद खाती है और काफ़ी खुश होती है जब उसे पता चलता है कि ये अभी भी फ्रेश है। इतना इनोज को बचाने को काफ़ी होंगे, तो वो वहाँ से वापस जाने को मुड़ती है। लेकिन जाने से पहले वो सोचती है कि भले ही इनमें से ज़्यादातर आर्टिफैक्ट्स बेकार के हो गए हैं, इनकी ताकत को वापस लाने का ज़रूर कोई तरीका तो होगा। वो सोचती है कि अगर वो इनमें से कुछ डिड्रियन के पास ले जाए, तो उसकी मदद हो सकती है। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके पीछे से एक काफ़ी तेज रोशनी चमकती है। ये रोशनी इतनी तेज़ है कि लेटिशिया को कुछ भी दिखाई नहीं देता और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब रोशनी बंद हो जाती है तो वो उसकी ओर जाती है। रोशनी एक अंगूठी से आ रही थी। वो अंगूठी चमक रहा है और उसे देखते ही लेटिशिया समझ जाती है कि ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये एक एलिक्सार है। एलिक्सार ये एक सेक्रेड आर्टिफैक्ट है जो खुद गॉडेस ने बनाया है सेंट को पावर देने को। इसमें गॉडेस की आत्मा का अंश होता है और यही सबसे ताकतवर आर्टिफैक्ट होता है। जिनके पास भी एलिक्सार होता है उनकी शक्तियाँ काफ़ी अद्भुत होती है। वो भयानक से भी भयानक मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मौसम के बदलाव को कंट्रोल कर सकते हैं और जादू भी कर पाते हैं। एलिक्सार की शक्तियाँ इससे भी कई ज़्यादा है। जिसके पास भी एलिक्सार होता है वो द 9 विंग्स का मालिक बन जाता है। ये एलिक्सार की सबसे बड़ी ताकत है। 9 विंग्स वो 9 लोग होते हैं जो कि गॉडेस की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कर 9 विंग्स का मास्टर होने से बड़े राज्यों को भी अपने घुटनों में लाया जा सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी माँ ने करा है। लेटिशिया उस एलिक्सार को देख सोचती है कि ये इस जगह में क्या कर रहा है। वो सोचती है एलिक्सार तो अभी मेरी माँ के पास है ना, कहीं उन्होंने इसे खो तो नहीं दिया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैंने आज सुबह ही उनको वो पहनते हुए देखा था। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई ऐसे ही यहाँ वहाँ रखते। लेटिशिया उस अंगूठी को उठाकर देखती है। ये उसकी माँ की अंगूठी से कई पुराना दिखता है और इसके बीच में एक दरार भी है। ये देख लेटिशिया को लगता है कि ये ज़रूर नकली होगा। उसे पता है कि ये असली नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहती तो थी कि ये असली एलिक्सार हो, क्योंकि अगर ये असली होता तो वो डिट्रियन को बचा पाती। वो फिर भी इस अंगूठी को अपने पास रख लेती है। भले ही ये नकली हो, लेकिन इसका इस कमरे में मिलने का मतलब है कि इसकी कोई और शक्तियाँ हो सकते हैं। वो इस एलिक्सार को लेकर फिर उस जगह से निकलने लगती है। अभी तो जेनोस के लोग महल के अंदर आ चुके होंगे, क्योंकि इनोज को जहर देने के बाद उनको अंदर आने दे दिया गया था। लेटिशिया जल्दी करना चाहती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन इस समय उसे पता नहीं था कि उसके जेब में हुआ वो अंगूठी धीरे धीरे चमकने लग गया है। इसी वक्त महल के अंदर हम देखते हैं इनोज को, जो कि काफ़ी बीमार है। डिट्रियन एंटीडोट ढूंढने गया हुआ है, लेकिन जेनस के आदमियों को पता है कि होली एम्पायर वाले उनको कोई दवा नहीं देंगे, उल्टा ही जहर थमा देंगे। तभी दरवाज़ा खुलता है और डिट्रियन वहां आता है। वो काफ़ी उदास, हारा हुआ सा दिखाई देता है। उसे पता था कि उनके साथ बुरा सलूक करा जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इस हद तक जाएंगे। जब वो होली एम्पायर से दवा मांगने गया तो उसे एक जड़ी बूटी दी गई और कहा गया कि ये जड़ी बूटी किसी भी किस्म के जहर को काट सकता है। इसे जितना जल्दी खिलाया जाए उतना ही अच्छा होगा। जो जड़ी बूटी उसे दिया गया था वो एब्रैक्सा था। जैसा कि उस पुजारी ने कहा, वो जड़ी बूटी काफ़ी अच्छी होती है, जो कि जहर को ठीक करने की ताकत रखता है। वो इनोज को आसानी से ठीक कर देता, लेकिन बस तभी अगर वो इतना छोटा नहीं होता। हाँ, एब्रैक्सा काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन जो लोग एक सर्टेन उम्र तक नहीं पहुँचे उनके लिए एब्रैक्सा जानलेवा हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि जहर को काटते वक्त वो जड़ी बूटी अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये साफ था कि वो लोग उनको ये जड़ी बूटी क्यों दे रहे हैं। डिट्रियन उस पुजारी से पूछता है कि क्या ये जड़ी बूटी सेंट जोसेफिना ने दिया है। पुजारी बताता है कि हाँ। क्या डिट्रियन की ये मजाल कि वो द ग्रेट सेवियर की दया पर सवाल उठाए। डिट्रियन उस जड़ी बूटी को लेता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं। डिट्रियन उस वक्त इतना गुस्सा है कि वो सोचने लगता है कि क्या होगा अगर उसने अभी इस पुजारी का सर काट दिया तो, या फिर दौड़ते हुए होली पैलेस में जाकर सेंट का कत्ल कर दिया तो। उसे पता है कि ऐसा करने पर उसको भी मौत आ जाएगी, क्योंकि जो विंग्स सेंट की रक्षा करते हैं वो उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। डिट्रियन को खुद मरने से डर नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ करने से वो इनोज को कभी बचा नहीं पाएगा।
ये सोच डिट्रियन चुपचाप वो जड़ी बूटी ले लेता है। जब जेनोस के बाकी आदमियों को पता चलता है कि जोसेफिना से डिट्रियन को एब्राक्सा मिला है, वो भी काफ़ी गुस्सा होते हैं। बार्नेस तो उनको उसके बगैर जेनोस वापस जाने को कहता है और कहता है कि वो इस पूरे राज्य को जलाकर खाक कर देगा। वो जोसेफिना और लेटिशिया दोनों को मार डालना चाहता है, लेकिन डिट्रियन बार्नेस को वही रोक लेता है। वो उसे वापस जेनोस में रहे उसके परिवार का याद दिलाता है। काफ़ी मुश्किल से वो लोग बार्नेस को पकड़ कर रखते हैं ताकि वो गुस्से में कोई बेवकूफ़ी ना कर दे। डिट्रियन जानता है कि बार्नेस अकेला ऐसा इंसान नहीं है जो ऐसा करना चाहता है। यहाँ मौजूद सभी के मन में ये ख्याल ज़रूर आया है। डिट्रियन खुद भी अभी सेंट जोसेफिना को मार डालना चाहता है, लेकिन उसका जो अंजाम होगा वो ज़रूर बुरा होगा। वो सोचता है, मैं एक राजा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है अपने लोगों को कैसे भी कर प्रोटेक्ट करना। ऐसे वक्त में मैं अक्सर अपने बड़े भाई को याद करता हूँ। अगर वो इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? क्या होता अगर जिंदा रहने वाला मैं नहीं बल्कि वो होते? इसी वक्त लेटिशिया भी वहाँ एंटीडोट लेकर पहुँच जाती है। बाहर खड़ी वो बार्नेस को ये कहती सुनती है कि वो सेंट और लेटिशिया दोनों को मारना चाहता है। ये सुन वो समझ जाती है कि अभी अंदर जाने का सही वक्त नहीं है। वो पहचान जाती है कि वो आवाज़ बार्नेस की है। बार्नेस का भांजा उन लड़कों में से एक था जो होली एम्पायर के हाथों मारा गया। वो सोचती है कि अगर उन्होंने उसे पहचान लिया तो वो उसे इनोज के करीब भी जाने नहीं देंगे। वो सोचने लगती है कि किसी के जाने बगैर ही वो कैसे अंदर जा सकती है। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आवाज़ आती है और पकड़े जाने के डर से वो तुरंत छुप जाती है। वहाँ ज़रा कुछ पुजारी आए होते हैं जो कह रहे हैं कि वो उस दवा का असर खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो खुद देखना चाहते हैं इनोज को वो दवा खाते हुए। ये सुन लेटिशिया घबरा जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब डिड्रियन छोटा था वो अपने बड़े भाई से पूछता है कि क्या उनको सच में वहां जाना पड़ेगा, क्या उनके बदले डिड्रियन खुद नहीं जा सकता। उसका बड़ा भाई बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सेंट जोसेफिना ने खुद उनको ही बुलाया है। डिड्रियन पूछता है कि सेंट ने उनको क्यों बुलाया। डिड्रियन को अपनी माँ से पता चला था कि उसका भाई इसलिए जा रहा है क्योंकि वो कुछ प्रोटेक्ट करना चाहता है। डिड्रियन पूछता है कि वो क्या है जो उसका भाई प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। उसका भाई उसे देख कहता है कि वो कुछ ऐसा है जो उसके लिए बेहद कीमती है। अपने भाई की फ्यूनरल में डिड्रियन को फाइनली समझ आया कि उसका भाई क्या प्रोटेक्ट कर रहा था। उसे तब पता चलता है कि सेंट ने जेनस के दूसरे राजकुमार को बुलाया था, पहले को नहीं। डिड्रियन का बड़ा भाई राजकुमार जूलियस ने डिड्रियन को बचाने को खुद की कुर्बानी दी थी। इसके बारे में उनके माँ बाबा को भी पता था और डिड्रियन अकेला था जिसे नहीं पता था कि जूलियस वहाँ उसकी जगह जा रहा है। वो आदमी जो अपने छोटे भाई को बचाने को गया था वो कभी वापस नहीं आया, उसकी लाश तक नहीं। अपनी मौत के पहले जूलियस ने डिड्रियन को कई सारी चिट्ठियाँ भेजी और उन्हीं लेटर्स के ज़रिए डिड्रियन को उस छोटी मेड के बारे में पता चला जो जूलियस को होली एम्पायर के पेरिस में मिली थी। इनमें से एक चिट्ठी में जूलियस लिखता है, वो छोटी मेड आज भी हमेशा की तरह बेहद प्यारी थी, लेकिन आज भी उसे उस मनहूस सेंट से मार पड़ी थी। पता है डिड्रियन, उस छोटी मेड ने कल मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि एक दिन वो मुझे मेरे काइंडनेस का बदला चुकाएगी। वो बहुत ही क्यूट थी। अगर तुम उसे देख पाते तो मुझे पता है तुम भी ऐसा ही सोचते। जूलियस के उन चिट्ठियों को याद कर डिड्रियन सोचता है कि क्या वो मेड अभी उनकी मदद करेगी। वो सोचने लगता है कि क्या उस लड़की को जूलियस और उससे करा उसका वादा याद होगा। कहना मुश्किल है। अगर उसे वो वादा याद भी है तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो अपना वादा निभा पाएगी। लेकिन अभी जबकि डिड्रियन वो सब कुछ कर चुका है जो वो कर सकता है, उसकी एक लौती उम्मीद यही है कि वो आकर उनकी मदद करे। ये सोच डिट्रियन युल्केन नाम के नाइट को कहता है कि वो चाहता है किसी को ढूंढा जाए। वो कहता है, मैं चाहता हूँ तुम उस मेड का पता लगाओ जो मेरे भाई को 7 साल पहले मिली थी। मेरे भाई ने उसकी मदद करा था जब उसको सेंट की मार पड़ती थी और उसने कहा था कि वो उसको वापस चुकाएगी। मुझे नहीं पता कि वो अभी भी महल में है या नहीं, या फिर वो इनोज के लिए एंटीडोट ला पाएगी या नहीं। मुझे उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन अभी वो 19 साल की होगी। उसके बाल सुनहरे रंग के हैं। वो लोग उस लड़की को ढूंढने की बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ वो पुजारी घुस आते हैं। वो कहते हैं कि वो उस जड़ी बूटी का असर अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इनोज को वो अभी के अभी खिलाया जाए। जेनोस के आदमी गुस्सा होते हैं कि होली एम्पायर वाले साफ तौर पर इनोज को मारना चाहते हैं। इसी भसड़ में सभी आदमी उस कमरे से निकल जाते हैं। लेटिशिया सोचती है कि वो दरवाजे से तो अंदर नहीं जा सकती, लेकिन उसे पता है कि इनोज के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो ठान लेती है कि वो पीछे का दरवाज़ा यूज़ कर अंदर जाने की कोशिश करेगी। वो वहाँ से भागते हुए पीछे की ओर बढ़ती है।
इसी दौरान एम्पायर के पुजारी गुस्सा है कि जेनोस वाले खुद सेंट की दी गई दवाई इनोज को खिलाने से मना कर रहे हैं। जब इनकी और जेनोस वालों की बातें चल रही है, उसी दौरान लेटिशिया छुपके से अंदर जाने में कामयाब हो जाती है। कमरा जड़ी बूटियों की खुशबू से भरा हुआ है, तो उसे यकीन हो जाता है कि वो बिल्कुल सही जगह पर आई है। वहाँ बिस्तर में उसे एक लड़का बीमार दिखता है और वो समझ आती है कि यही इनोज होगा। वो उसको दवा देने आगे बढ़ती है, लेकिन उसका चेहरा देख अचानक रुक जाती है। इनोज काफ़ी बुरी हाल में होता है। वो तो अब से 3 दिन बाद मरने वाला था, तो लेटिशिया को नहीं लगा था कि उसकी हालत इतनी ख़राब होगी। एक और मुसीबत ये भी है कि उसे लेटिशिया का लाया जड़ी बूटी चबाकर निगलना होगा, लेकिन अभी वो बेहोशी की हालत में है। वो इनोज को उठाने की कोशिश करती है। वो कहती है, इनोज, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इनोज की ओर से कुछ भी हरकत ना होने पर वो खुद अपने हाथों से उस जड़ी बूटी को तोड़ने लग जाती है। भले ही ऐसा करना उतना असरदार नहीं होगा जितना खुद चबाकर खाना होता, लेकिन अभी लेटिशिया के पास बस यही रास्ता है। वो उस जड़ी बूटी को पानी के साथ मिलाती है। वो प्रे करती है कि ये काम कर जाए। वो इनोज का सर पकड़ उसे वो दवा पिलाने लगती है। वो सोचती है कि डिट्रियन और बाकी सब के यहाँ आने से पहले ही उसे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि सब उससे एक खून की प्यासी कातिल समझते हैं। तो अगर उन्होंने उसे इनोज के साथ यहाँ देख लिया तो उनको गलतफहमी हो सकती है। और तो और वहाँ आए पुजारी भी उसे पहचान लेंगे, और अगर उसकी माँ को पता चला कि वो यहाँ आई है तो वो लेटिशिया और डेलीगेशन के लोग सब पर गुस्सा होगी। लेटिशिया की दी हुई दवा पीते ही इनोज को वापस होश आने लगता है और उसके चेहरे का रंग भी वापस आने लग जाता है। ये देख लेटिशिया काफ़ी खुश होती है। वो खुश है कि वो इनोज को बचा पाई। वो इनोज का हाथ पकड़ कहती है, तुमने कर दिखाया इनोज, सबसे बुरा वक्त अब जा चुका है। मैं वादा करती हूँ, मैं वो सब करूँगी जो मैं कर सकती हूँ सबको प्रोटेक्ट करने। बस तुम ही नहीं बल्कि पूरा जेनोस, और इस बारी मैं किसी भी हाल में डिट्रियन को भी बचाऊंगी। इनोज, जो कि बेहोशी के हालत में था, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलने लगती है। वो वापस होश में आने लगता है और सोचता है कि ये कौन है। वो कह रही है कि वो पूरे जेनस की हिफाजत करेंगी। ये रोशनी कैसी है? ये उनकी जेब से आ रही है और उनके हाथों तक जा रही है। अचानक उस रोशनी से लेटिशिया के हाथों में एक ब्रेसलेट बनता है, जो कि इनोज नोटिस कर लेता है। लेटिशिया वहाँ से जाने को खड़ी हो जाती है। इनो जानता है कि उसी ने उसकी जान बचाई है। वो लेटिशिया का शुक्रिया अदा करना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। वो अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। वो मन ही मन लेटिशिया को वहाँ से ना जाने को कह रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि सबको मालूम हो कि उसने इनोज की जान बचाई। वो सोचता है कि उसे ये बात डिट्रियन को बताना होगा, और उसी वक्त वो फिर से बेहोश हो जाता है। बाहर वो पुजारी अभी तक डिड्रियन से लड़ाई कर रहा है कि वो कैसे जोसेफिना के दिए हुए कीमती तोहफे का इस्तेमाल करने को मना कर रहा है। नीचे से उसे देख लेटिशिया सोचती है कि ये पुजारी हमेशा की तरह कितना बुरा है, लेकिन उसकी वजह से आज लेटिशिया बिना पकड़े अपना काम पूरा कर पाई। उसकी पिछली ज़िंदगी में यहाँ के पुजारी हमेशा उसको सताया करते थे। लेटिशिया ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब वो उसकी ऐसे मदद करेंगे। सेंट जोसेफिना, सब कहते हैं कि वो इतिहास की सबसे बड़ी सेंट है। मेरी माँ ने गॉडेस की भविष्यवाणी तब पाया जब वो बस 15 साल की थी। ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, तो वो तुरंत ही राज्य के सबसे बड़ी इंसान बन गई। लेकिन उनको जो भविष्यवाणी मिली थी, उसने बस जंग और खून खराबे को जन्म दिया। जोसेफिना ने अपनी पहली भविष्यवाणी के रूप में पाए मैसेज को ये कहकर बताया था कि जेनोस राज्य उनके राज्य के साथ बुरा होने का कारण है। ड्रैगन के अशुभ वंशज उनकी तबाही का कारण है। अब उनके पास अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने का बस एक ही रास्ता है। वो सबको बताती है कि गॉडेस ने उसे कहा है कि उनको जेनस के पर काट देने होंगे। जोसेफिना के ऐसा कहने से पहले तो ये दो राज्य काफ़ी शांति से रह रहे थे। हाँ, कभी कभी होली एम्पायर और जनस के बीच छोटी मोटी पॉलिटिकल लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन इसके अलावा ये दो राज्य में अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। लेकिन जोसेफिना का दिया हुआ उस एक भविष्यवाणी ने सब कुछ बदल दिया। इसके ठीक कुछ वक्त बाद होली एम्पायर ने अपनी पूरी ताकत के साथ जनस पर हमला बोल दिया। जनस के लोग ऐसे अचानक हुए हमले के खिलाफ लड़ नहीं पाए। काफ़ी सारे लोग मारे गए और कई सारों को काफ़ी चोट लगी। डिट्रियन का भाई जूलियस उन लोगों में से एक था जो होली एम्पायर के हाथों मारा गया था। लेटिशिया सोचती है कि अगर वो अब से भी 7 साल पीछे गई होती तो वो राजकुमार जूलियस को भी बचा पाती।
लेटिशिया याद करती है कि वो जूलियस से अब से 7 साल पहले मिली थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं एक छोटी लेटिशिया को जो कि काफ़ी मायूस होकर अकेले चल रही थी। तभी कोई उसे आवाज़ देता है। वो सोचती है कि क्या ये इंसान मुझसे बात कर रहा है, और वो पीछे मुड़कर देखती है। उसके सामने खड़ा बंदा लेटिशिया से डायरेक्शंस पूछना चाहता है क्योंकि वो गुम हो गया है। लेटिशिया को चक्कर आ रहे होते हैं तो वो इस इंसान को अच्छे से देख नहीं पाती। वो सोचती है कि ये कौन है। उसके बाल लाइट कलर्ड है तो ये एम्पायर से तो नहीं हो सकता। वो बंदा उसके सामने झुकता है और उसके सर को धीरे से छूते हुए पूछता है कि क्या वो ठीक है। लेटिशिया को तब जाकर रियलाइज़ होता है कि उसने जो कपड़े अभी पहना हुआ है उसकी वजह से शायद इस आदमी को लग रहा है कि वो एक मेड है। ज़रासर लेटिशिया को मारने पीटने के बाद उसके घाव को छुपाने को जोसेफिना उसे मेड के कपड़े पहनाती थी। वो सोचती है कि ये बंदा बस इसलिए चिंतित है क्योंकि उसे नहीं पता कि लेटिशिया कौन है। ये बंदा ही डिट्रियन का बड़ा भाई राजकुमार जूलियस था, यानी जिस छोटी मेड को डिट्रियन मदद के लिए ढूंढना चाहता है वो और कोई नहीं बल्कि लेटिशिया खुद है, जिसे जूलियस कई साल पहले मेड समझ गया था। जूलियस काफ़ी परेशान होता है जब उसे पता चलता है कि लेटिशिया को काफ़ी तेज़ बुखार है। वो लेटिशिया का हाथ पकड़ उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने को दौड़ने लगता है, लेकिन लेटिशिया डॉक्टर के यहाँ जाने से मना कर देती है। वो जूलियस को बताती है कि अगर वो डॉक्टर के यहाँ गई तब तो वो सच में मारी जाएगी। जूलियस समझ नहीं पाता कि लेटिशिया आखिर ये क्या कर रही है। वो पूछता है कि लेटिशिया का मतलब क्या है। लेटिशिया कहती है कि सेंट ने उसे कहा है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कहते वक्त उसका शरीर कांपने लगता है और वो रो पड़ती है। अचानक लेटिशिया वही बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसे वापस होश आने लगता है तब उसे अच्छा लगता है। उसे एहसास होता है कि कोई उसका ख्याल रख रहा है। आखिर ये कौन है? उसे याद तो है कि बेहोश होने से पहले वो किसी से मिली थी। जैसे जैसे वो धीरे धीरे होश में आ रही है, लेटिशिया को याद आता है कि उसके बेहोश होने से पहले वो लोग डॉक्टर के पास जाने की बात कर रहे थे। ये याद करते ही लेटिशिया एकदम से उठ जाती है। उसे डर है कि कहीं जूलियस उसे डॉक्टर के यहाँ तो नहीं ले आया। तभी जूलियस जो वही पास में है वो लेटिशिया को ना घबराने को कहता है क्योंकि वो उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया। जूलियस अभी जाकर लेटिशिया को अपना नाम बताता है। लेटिशिया ने सुना तो था कि जेनोस का पहला राजकुमार अपने राज्य को रिप्रेजेंट करने अभी यहाँ आया हुआ है। वो माफ़ी मांगती है कि वो जूलियस को पहले पहचान नहीं पाई। जूलियस लेटिशिया को उसे माफ़ी ना मांगने को कहता है और वो बताता है कि लेटिशिया 2 दिन तक बेहोश थी। लेटिशिया जूलियस को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। जूलियस उसे देख मुस्कुराता है और कहता है, जब तुम बीमार हो तब भी तुम कितनी पोलाइट हो, तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। जब जूलियस ने उस दिन ऐसा कहा तब लेटिशिया उसकी आंखों में एक अजीब दर्द को देख पा रही थी। जूलियस फिर कहता है कि कुछ है जो वो लेटिशिया से पूछना चाहता है। वो पूछता है कि जिस इंसान ने उसको चोट पहुंचाई क्या वो सेंट जोसेफिना है। लेटिशिया अपने कम्बल को डर के मारे कसकर पकड़ती है। जूलियस को सब पता है तो लेटिशिया घबराई हुई है कि अगर उसकी माँ को पता चल गया कि किसी को ये सब पता है तो वो काफ़ी गुस्सा होंगी। जूलियस फिर से पूछता है कि वो सही कह रहा है ना। ऐसा पूछते वक्त वो खुद भी काफ़ी गुस्सा दिखता है तो लेटिशिया और घबरा जाती है। वो कहती है कि नहीं, जूलियस को कोई गलतफहमी हुई है। ये सुन जूलियस गुस्से से खड़ा होता है और कहता है, तुमने 2 दिन तक भीख मांगा, तुम रोई और भीख मांगती रही कि कोई आकर तुम्हें बचा ले। एक छोटी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेटिशिया घबराई है कि जूलियस उसकी माँ पर गुस्सा है, कहीं वो जाकर उनसे सवाल ना कर दे। लेटिशिया को ऐसे डरा हुआ देख जूलियस उसे माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि वो लेटिशिया के ऊपर नहीं चिल्ला रहा था। लेटिशिया फिर रोने लगती है, ये सोच के अगर जोसेफिना को एक बारी अगर पता लग गया कि एक बाहर वाले को उसका सीक्रेट पता है तो वो लेटिशिया को मार देगी। ये सोच वो काफ़ी डर जाती है। वो रोते हुए जूलियस को उसे बचाने को कहती है। जूलियस और लेटिशिया की पहली मुलाकात कुछ इस कदर हुई थी। इसके बाद लेटिशिया कैसे भी कर जूलियस को अवॉइड करती क्योंकि उसे डर था कि जूलियस लोगों को बता देगा कि उसकी माँ उसके साथ क्या करती थी। लेकिन जूलियस उसे ढूंढ लेता, उससे उसके चोट के बारे में पूछता। लेटिशिया उसे बताती कि वो उसकी ही वजह से था, उसने ही गलती करी जिसके बदले उसे पनिश करा गया। जूलियस कहता है कि एक बार जब मेरा भाई राजा बन जाए तो सब कुछ बदल जाएगा और अच्छा होगा। लेटिशिया फिर से वहाँ से भाग निकलती है। उसे पता हो पाता उससे भी पहले वो जूलियस के आसपास कंफर्टेबल फील करने लगी थी। वो लेटिशिया के बदले गुस्सा होता, वो लेटिशिया के जख्म पर मलहम लगाता और वो अकेला था जिसे उस पर हो रहा अब्यूज़ के बारे में पता था। जूलियस वो पहला इंसान था जिसने लेटिशिया को काइंडनेस दिखाया।
जूलियस को मिलने के 1 महीने बाद जूलियस ने लेटिशिया को एक अजीब बात कही। जूलियस लेटिशिया से पूछता है कि जब उसका काम यहाँ खत्म हो जाए तो क्या लेटिशिया उसके साथ जेनस जाना चाहेगी। लेटिशिया पूछती है, जेनस? दरअसल लेटिशिया ने जूलियस को झूठ बोला होता है कि उसके माँ बाप अब मर चुके हैं, तो जूलियस को लगता है यहाँ अकेले रहने से बेहतर होगा अगर लेटिशिया किसी ऐसी जगह जाए जहाँ वो अकेली ना रहे। जूलियस बताता है कि जेनस एक काफ़ी खूबसूरत जगह है और वो ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो उसका राज्य है। वो कहता है कि जेनस के लोग लेटिशिया की और काइंड होंगे। लेटिशिया को रियलाइज़ होता है कि जूलियस ये बातें सीरियसली कर रहा है। वो कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सेंट उसे कभी भी ऐसा करने नहीं देंगी। जूलियस कहता है कि अगर ऐसा ही है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहता है कि वो और लेटिशिया फिर से मिल पाए। वो लेटिशिया को कहता है कि अगर वो कभी जेनस आई तो वो जूलियस से मिलने आए। लेटिशिया भी सोचती है कि क्या वो कभी फिर से जूलियस से मिल पाएगी। लेटिशिया जानती थी कि ये बात नामुमकिन है, लेकिन वो अक्सर सोचा करती थी कि अगर वो सच में जेनस जा पाए तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। जूलियस उसको वार्मली वेलकम करता और शायद वो उसे अपने छोटे भाई से भी मिलवाता, लेकिन तब लेटिशिया को नहीं पता था कि वो जूलियस को फिर कभी नहीं देख पाएगी। राजकुमार जूलियस कभी अपने घर वापस नहीं जा पाए क्योंकि उनकी अस्थियां अभी तक यही होली एम्पायर में रखे जा रहे हैं। लेटिशिया बताती है कि 7 साल पहले उसकी माँ ने जूलियस को मार डाला। उसकी लाश को शहर के बीचों बीच टांग दिया गया सबको दिखाने के लिए, और जैसे कि इतना काफ़ी नहीं था, उसकी लाश को जलाकर उसकी हड्डियों को पीसा गया और उसकी अस्थियों का एक हिस्सा गॉडेस को चढ़ाया गया। डिट्रियन ने कई बार उन्हें चिट्ठियाँ लिखी, ये विनती करते हुए कि उसके भाई के अस्थियों को वापस जेनस लौटाया जाए। जोसेफिना कहती है कि उसकी अस्थियों को पहले शुद्ध करना पड़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में जूलियस की अस्थियों के बदले होली एम्पायर वालों ने मांग रखा कि जेनस के लोगों को स्लेव बनाकर उनके यहाँ भेजा जाए, लेकिन अपने लोगों की रक्षा करने को डिट्रियन ने अपनी भाई की अस्थियों की कुर्बानी दे दी। उसके ऐसा करने के अगले दिन उसको एक और चिट्ठी भेजा गया जिसमें लिखा गया था कि जूलियस की अस्थियों को बीस्ट को खिलाया गया है। उस रात डिट्रियन अपने कमरे में सोने नहीं आया। भले ही वो और लेटिशिया करीबी नहीं थे, लेकिन वो पहली बार था जब डिट्रियन ने उसे अकेले सोने को छोड़ा था। लेटिशिया को घबराहट होती है तो वो डिट्रियन को ढूंढने जाती है। वो उसे महल के पीछे जूलियस की कब्र के सामने घुटने टेकता हुआ मिलता है। डिट्रियन जूलियस के खाली ताबूत के आगे झुकते हुए जूलियस को बार बार माफ़ी मांग रहा होता है। लेटिशिया उसे आवाज़ नहीं लगा पाती जब वो उस खाली ताबूत के सामने रोता रहता है। लेटिशिया बस उसे दूर से ही देख पाती है। वापस प्रेजेंट टाइम में लेटिशिया नीचे छुपकर उन पुजारी और डिट्रियन के बीच हो रही बातों को सुन रही है। पुजारी कहता है कि क्या डिट्रियन अपने मरे हुए भाई की अस्थियों के बारे में भूल गया है। लेटिशिया को यकीन नहीं होता कि वो हरामी क्या कह रहा है। पुजारी कहता है, उस बेवकूफ़ की हड्डियाँ अभी भी सेंट्रल पैलेस में रखे जा रहे हैं। तुमको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी महान सेंट इतना दया दिखा रही है। क्या तुम चाहते हो कि उसकी बाकी हड्डियों को भी जानवरों को खिला दिया जाए। डिट्रियन जूलियस के जिक्र से एकदम से चुप हो जाता है। लेटिशिया सोचती है कि डिट्रियन को फिर से उसके भाई की अस्थियों का इस्तेमाल कर डराया जा रहा है। लेटिशिया बहुत गुस्सा होती है और वहां जाकर उस पुजारी को जोर का चाटा लगाना चाहती है। उसके लिए डिट्रियन को ये अपमान सहते देखना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तभी वो ठान लेती है कि वो फिर से डिट्रियन के साथ ऐसा कभी नहीं होने देगी। होली एम्पायर के सेंट्रल पैलेस पर जूलियस की अस्थियों को रखा गया है। लेटिशिया अभी वहां जाने लगती है। वो जूलियस की अस्थियों को वहां से निकाल कर वापस डिट्रियन को देना चाहती है। इसी वक्त अंदर पुजारी डिट्रियन के मुंह पर वाइन फेंकता है। वो बहुत गुस्सा हुआ है कि डिट्रियन इनोज को उनका दिया जहर नहीं खिला रहा। वो कहता है कि वो जाकर ये सारी बातें सेंट को रिपोर्ट करेगा। वो मुड़कर वहां से जाने लगता है, लेकिन डेलीगेशन के आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं। पुजारी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनको पूछता है कि वो सब ये क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। डिट्रियन उसके सामने अपना सर झुकाकर उसे सेंट जोसेफिना से मिलने का एक मौका मांग रहा है। वो कहता है कि वो खुद उनसे माफ़ी मांगेगा और जैसा भी वो चाहती है वो वैसा ही करेगा। डिट्रियन ने कई बार ये सोचा कि वो सेंट का मन कैसे बदल सकता है, वो कैसे इस मुसीबत को सुलझा सकता है। जवाब बस एक था, डिट्रियन को उस औरत से मिलना होगा, उसे मिलकर पर्सनली नेगोशिएट करना होगा। जोसेफिना को उनके राज्य और उसकी रगों में बह रहा ड्रैगन के खून से नफरत है। डिट्रियन उसके सामने अपना सर झुकाएगा। अगर उसको 1000 बारी भी ऐसा करना पड़े तो भी वो उस अपमान को सहेगा और जोसेफिना से दया की भीख मांगेगा। अगर वो ऐसा करे तो शायद वो इनोज को बचा पाए।
पुजारी उसकी बात सुन हंसता है। वो कहता है, तुम कह रहे हो कि तुम कुछ भी करने को तैयार हो, तो फिर क्या तुम अपने भाई की अस्थियों को अबैंडन कर सकते हो? डिचियन ये सुन कुछ बोल नहीं पाता। वो कह नहीं पाता कि वो अपने भाई की अस्थियों को जाने दे सकता है। ये देख पुजारी उसे ताने मारने लगता है कि वो कितना पथेटिक है, एक मरे हुए इंसान की हड्डियों को तक नहीं जाने दे सकता। वो कहता है कि जल्द ही उनको उस जवान लड़के यानी कि इनोज की अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी पड़ेंगी। डिचियन सोचता है, भैया मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते ना। आपने मुझे बचाने को खुद की कुर्बानी दे दी। आप कभी भी मरे हुए इंसान की अस्थियों के लिए एक जिंदा इंसान की जान को दांव पर नहीं लगाते। ये सारी बातें सोच डिचियन कह देता है कि वो अपने भाई जूलियस की अस्थियों को छोड़ने को तैयार है। वो कहता है, इसलिए प्लीज़ मैं विनती करता हूँ। लेकिन तभी डेलीगेशन के आदमियों के भीड़ के बीच में से युलकेन दौड़ता हुआ उनकी ओर आने लगता है। वो डिचियन को बुलाता है। पुजारी गुस्सा होता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके बीच बोलने की। तभी युलकेन कहता है, योर मैजेस्टी, इनोज को होश आ गया है। डिचियन को इस बात का यकीन नहीं हो पाता, क्योंकि बस कुछ ही पल पहले तो वो मौत की कगार पर था, तो अभी अचानक उसे होश कैसे आ गया। डेलीगेशन के सभी आदमी ये खबर सुन काफ़ी खुश होते हैं। आखिर ये हुआ कैसे? वो अंदर जाते हैं। इनोज कहता है, योर मैजेस्टी फिक्र मत कीजिए, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। डिचियन उसको चेक करता है तो उसकी बॉडी टेम्परेचर और पल्स सब नॉर्मल हो चुके होते हैं, जैसा कि मानो वो तो कभी बीमार था भी नहीं। इनोज सबको बताता है कि किसी ने उसको दवा दी। डिचियन पूछता है कि कौन। इनोज बताता है कि उस लड़की ने नीले रंग का रोब पहना था जिसके आस्तीन में लहरों की पैटर्न बनी हुई थी। युलकेन कहता है कि वैसा कपड़ा तो उसने यहाँ की पुजारन को पहनते देखा था। डिचियन कहता है, होली पैलेस की किसी पुजारन ने हमारी मदद की। यहाँ के पुजारी और पुजारन के लिए तो जोसेफिना का हुक्म सबसे ऊपर होता है। कोई भी इनोज को बचाने को उसके हुक्म के खिलाफ क्यों जाएगा? युलकेन बताता है कि इनोज ने पीछे से उस लड़की को देखा। उसका कहना है कि उसके बाल सुनहरे रंग के हैं, जो कि होली एम्पायर में मिलना काफ़ी रेयर है। उसकी बालों का रंग सुनने पर उनको कहीं ना कहीं शक होता है कि जिस छोटी मेड को वो ढूंढ रहे थे वही है जिसने इनोज की जान बचाई है। डिटेन सोचता है कि क्या वो सच में वो मेड हो सकती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसको ढूंढ सकेंगे। क्या वो होप कर सकते हैं? 7 साल पहले जूलियस ने एक छोटी मेड की मदद करा था। उसके चिट्ठियों में उसने मुझे बताया कि वो लड़की इस महल में कितनी बदतर ज़िंदगी जी रही है। जूलियस ने लिखा होता है, छोटी मेड इस साल 12 साल की हो गई है, लेकिन जिस तरह वो बात करती है और बिहेव करती है वो काफ़ी मैच्योर है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उसकी वजह से मुझे अब पता चल चुका है कि जोसेफिना सेंट के भेष में शैतान है, वरना वो क्यों एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा सलूक करती। जब मैं वापस जेनोस आऊँगा तब मैं उसे मेरे साथ आने को इनवाइट करूँगा। वो एक बहुत ही प्यारी बच्ची है। मुझे यकीन है कि वो सबके साथ अच्छे से घुल मिल पाएगी। मैं होप करता हूँ कि तुम उसे मिल पाओ। तुम उससे काफ़ी चीज़ें सीख पाओगे। इन चिट्ठियों को पढ़ते हुए डिचियन सोचता है कि लगता है जूलियस डिचियन से भी ज़्यादा उस छोटी मेड को पसंद करने लगा है। लगता है इस छोटे से वक्त में भी वो दोनों काफ़ी नज़दीक हो गए हैं। जूलियस की हर वो चिट्ठी जिसमें उस मेड का जिक्र होता था, उससे डिचियन को खुशी मिलती थी, क्योंकि उसे पता था कि जूलियस वहाँ अकेला नहीं है। डिचियन ने लिखा था कि वो भी होप करता है कि छोटी मेड जूलियस के साथ जेनोस आ पाए। लेकिन उसके भाई की रिप्लाई के बदले एक दूसरा चिट्ठी आया जिसमें लिखा था कि जेनोस के राजकुमार प्रिंस जूलियस को अपवित्रीकरण के अपराध में फांसी दिया गया है। तब जाकर डिचियन को एहसास होता है कि जूलियस उसे बचाने को मारा गया, ये ना जानते हुए कि उसके भाई ने उसे ये ज़िंदगी दी है। वो खुशी खुशी बस उनके लेटर्स पाता रहा। ये सब वो दर्दनाक यादें हैं जो डिटेन ने अपने मन में दबा कर रखा था, लेकिन इन यादों को फिर से खोने से उसे फाइनली उस छोटी मेड की याद आई है जिसके बारे में जूलियस उसे बताया करता था। शायद, बस शायद उसे जूलियस से किए अपने वादे की याद आई होगी। डिटेन खुद को रोक लेता है, ये सोचते हुए कि उसे ज़्यादा होपफुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये साफ है कि किसी ने तो उनकी मदद करी है। कहीं वो सच में वही छोटी मेड तो नहीं। इनोज पूछता है कि जिसको वो लोग ढूंढ रहे हैं क्या वो कोई ब्रेसलेट पहनती है। वो बताता है कि जिसने उसे बचाया उसके हाथ में उसने एक ब्रेसलेट देखा। वो चांदी का था और उसके बीच में एक काला पत्थर था। वो उनको उस ब्रेसलेट की पिक्चर बनाकर दिखाता है, जिससे कि पता चलता है कि इनोज के ड्राइंग स्किल्स तो बहुत ही बेकार के हैं। फिर भी डिचियन इनोज की तारीफ करता है, क्योंकि इसकी मदद से अब उस लड़की को ढूंढना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी के लिए उनको बस इतना पता है कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो एक ब्रेसलेट पहनती है।
यूलकेन कहता है कि उनको थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि अगर वो बस 1 मिनट देर होती तो उनको उन पुजारियों की बात माननी पड़ती। लेकिन अब जब के इनोज ठीक हो गया है वो उनको धमकियां नहीं दे पाएंगे। जब इनोज को पता चलता है कि उसे अब्रैक्सा दिया जाने वाला था तो वो भी काफ़ी गुस्सा होता है। डिट्रियन को पता है कि वो ज़रूर जोसेफिना का प्लान होगा, लेकिन अब जबकि इनोज ठीक हो गया है उसके प्लान सब बर्बाद हो चुके हैं। सेंट क्या करेगी अगर उसे पता चला कि उसकी ही फॉलोअर्स में से किसी ने जेनोस की डेलीगेशन की मदद की। डिट्रियन सोचता है कि वो ज़रूर अपना पूरा ताकत लगा देगी ये पता लगाने कि किसने उनकी मदद करी, और अगर जोसेफिना को पता चला कि उनको मदद करने वाली वो थी तो डिट्रियन जानता है कि उसके साथ भी कुछ बहुत बुरा होगा, जैसा कि उसके भाई के साथ हुआ था। डिट्रियन नहीं चाहता कि उसको प्रोटेक्ट करते हुए फिर किसी की जान चली जाए। वो सोचता है मुझे अभी के अभी सेंट से मिलना होगा, और ये सोच वो वहाँ से चलने लगता है। वो जोसेफिना से मिलने जाता है लेकिन उसे बताया जाता है कि वो अभी वहाँ नहीं है। डिट्रियन ने तो सुना था कि वो यही है, लेकिन वो ऐसे कहाँ गई होगी। डिट्रियन कहता है कि उसे सेंट के साथ एक अर्जेंट बात करनी है, तो वो जानना चाहता है कि वो अभी कहाँ है। पुजारी गुस्से से कहता है कि वो सेंट्रल टेम्पल में गई है और वहाँ से चला जाता है। डिट्रियन और यूलकेन घबरा जाते हैं ये सोच के कहीं उसे ऑलरेडी पता तो नहीं चल गया कि किसी ने उनकी मदद की है। ये पता लगाने का बस एक ही रास्ता है कि क्या सेंट उस लड़की को ढूंढने गई है। डिट्रियन कहता है चलो तो फिर सेंट्रल टेम्पल में जाते हैं। इसी वक्त दूसरी तरफ लेटिशिया भी पुजारन के कपड़े पहने सेंट्रल टेम्पल में पहुंच गई है जूलियस की अस्थियां ढूंढने। वो अपने स्लीव्स में हुए पैटर्न्स को बाहर दिखाती है क्योंकि होली पैलेस के पुजारी ही ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो उसे पता है कि अगर कोई उसके कपड़ों के डिज़ाइंस को देखेगा तो उसके पास आएगा। उसके ऐसा करते ही तुरंत एक पुजारी उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो होली पैलेस से है। सेंट्रल टेम्पल यहाँ का मंदिर है जबकि होली पैलेस जोसेफिना का महल है। लेटिशिया कहती है कि हाँ वो होली पैलेस से है। वो पुजारी झुककर लेटिशिया को ग्रीट करता है, कहता है कि एक ऐसे इंसान को यहाँ पाना जो कि डायरेक्टली द ग्रेट सेवियर को सर्व करता है, ये तो उनका ऑनर है। लेटिशिया कहती है कि वो यहाँ गॉडेस के सामने एक कन्फेशन करने आई है। कन्फेशन रूम्स तो होली पैलेस में भी होते हैं, तो पुजारी पूछता है कि वो फिर यहाँ क्यों आई है। लेटिशिया कहती है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन उसने कई लोगों से सुना है कि सेंट्रल टेम्पल कैपिटल का सबसे बड़ा मंदिर है, तो इसीलिए वो यहाँ आई है। पुजारी कहता है कि क्योंकि वो उनकी खास मेहमान है वो खुद उसे ले जाएगा। वो पूछता है कि क्या कोई खास कमरा है जहाँ लेटिशिया जाना चाहती है। लेटिशिया कहती है कि वो प्यूरिफिकेशन रूम यूज़ करना चाहती है। प्यूरिफिकेशन रूम ये वो कमरा है जहां उन लोगों की चीज़ों को डिस्प्ले करा जाता है जिन्होंने बहुत ही गंभीर पाप करा है। जूलियस को भी एक बड़े पाप का इल्ज़ाम लगाकर मारा गया था, तो उसकी अस्थियां भी उसी कमरे में रखा गया है। पुजारी ये सुन पूछता है कि मंदिर के इतने कमरों में से वही कमरा। उस कमरे में जाने को ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है। वो पूछता है कि क्या लेटिशिया के पास ऑथराइजेशन लेटर है। लेटिशिया कहती है सच कहूँ तो मुझे ऑथराइजेशन लेटर नहीं मिल पाया। वो कीमती जेवर का एक बक्सा दिखाते हुए कहती है कि उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उस पुजारी का उन जेवरों को देख नीयत बिगड़ जाता है और वो उस बक्से को लेकर लेटिशिया को अंदर भेजने को मान जाता है। वो लेटिशिया को उसके पीछे आने को कहता है। लेटिशिया प्यूरिफिकेशन रूम में पहुंच जाती है। इस रूम का नाम तो बड़ा फैंसी है, लेकिन अंदर से ये काफ़ी मैला कुचला सा है। जो सो कॉल्ड सिनर्स है उनकी चीज़ों का ढेर बनाकर रखा गया है। लेटिशिया सोचती है कि आखिर उसकी माँ ने कितने लोगों की जान ली है। वो पुजारी लेटिशिया को प्रार्थना करने के बाद बाहर आने को कहता है। वो यही बाहर उसका इंतज़ार करेगा। लेटिशिया भी उसका शुक्रिया अदा कर अंदर चली जाती है। उसे पता है कि जूलियस की हड्डियां एक काले संदूक के अंदर है। इससे पहले कि यहाँ कोई आए लेटिशिया को उसे ढूंढकर बाहर निकलना होगा। वो दौड़ते हुए सभी ओर उस बक्से को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। कुछ देर और तलाश करने पर उसे फाइनली वो काला बक्सा मिल जाता है। वो उस बक्से को उठाती है और कहती है योर हाइनेस काफ़ी वक्त हो गया हमको मिले हुए। वो जूलियस से वादा करती है कि इस बारी वो उसे वापस घर जेनोस में ले जाकर रहेगी। जब लेटिशिया उस स्टोरेज रूम में गई थी तब उसने वहां से एक आईना उठाया था। अगर वो इस आईने को उस जगह रख दे जहां जूलियस की अस्थियां थी और फिर एक मंत्र जाप करे तो वो उसी चीज़ का फॉर्म लेगा जो वो सोच रही है। ऐसा कर उसने जूलियस की अस्थियों का असली बक्सा लेकर वहां एक नकली बक्सा बना लिया है। क्योंकि जोसेफिना को इस बक्से में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे इससे कुछ वक्त तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अब लेटिशिया को असली बक्से को छुपाकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। जब वो बाहर निकलती है तो वो पुजारी वहाँ नहीं होता, लेकिन उसने तो कहा था कि वो यही उसका इंतज़ार करेगा।
लेटिशिया पहले तो खुश होती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर छा जाता है जब वो सुनती है कि द ग्रेट सेवियर ने आज उनको विजिट करा है। तो आज एक लकी दिन है, यानी लेटिशिया की माँ जोसेफिना भी अभी इसी मंदिर में है। लेटिशिया सोचती है कि लेकिन आज तो बस एक आम दिन है, तो फिर वो यहाँ क्यों है? क्या फ्यूचर इसलिए बदल गया है क्योंकि इनोज ठीक हो गया? फिर वो सोचती है कि नहीं, मेरे पास ये सब सोचने का वक्त नहीं है। अगर माँ ने मुझे राजकुमार जूलियस की अस्थियों के साथ देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। वो डिट्रियन की आंखों के सामने ही इस बक्से को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। मंदिर के अंदर आने का बस एक ही रास्ता है, तो अब लेटिशिया को बिना पकड़े यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा और साथ ही साथ इस बक्से को भी छुपाना होगा। लेकिन भागते भागते उसके कदम रुक जाते हैं क्योंकि वो एक खाली कॉरिडोर में पहुँच गई है। यहाँ वो जूलियस की अस्थियों को नहीं छुपा पाएगी। अगर उसकी माँ ने उसे इसके साथ देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो आंख बंद कर प्रे करती है कि कोई प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी एक तेज़ रोशनी चमकती है और उसके हाथों से वो बक्सा गायब होने लगता है। वो रोशनी गायब नहीं होती बल्कि कहीं जाने लगती है। वो उसकी जेब के अंदर चली जाती है। लेटिशिया चेक करती है कि क्या उसकी जेब में कुछ है। वहाँ तो बस वो नकली एलेक्सार था जो उसने स्टोर रूम से लिया था। तभी कोई लेटिशिया को उसका नाम लेकर बुलाता है और वो एकदम से फ्रीज हो जाती है क्योंकि ये आवाज़ उसकी माँ का है। लेटिशिया पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसकी माँ जोसेफिना खड़ी होती है। यानी लेटिशिया उस इंसान के हाथों पकड़ी गई है जिससे उसे हर हाल में छुपना था। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक कमेंट ज़रूर छोड़ना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपका अल्टीमेट मानवा अड्डा।